लाने के लिए। सो थैंक यू ऑल दी एनजे पार्टनर्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स। मेरा नाम सरफराज है और मैं एनजे वेल्थ में एज अ जोनल मैनेजर काम करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जो आपको एक कामयाब निवेशक बना सकती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसे मैंने कहा मैं 50 से 60 मिनट ही आपकी लूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि एक कामयाब इन्वेस्टर या कामयाब निवेशक है कौन। कामयाब निवेशक वो है जो पैसा बहुत कम समय में डबल कर दे, या कामयाब निवेशक वो है जो मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे, या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो अच्छी दुकान ढूंढ लाए या अच्छी जमीन ढूंढे, या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो मार्केट को टाइम कर सके, 42,000 पे निकल जाए, 26,000 पे एंट्री करे, फिर 45 पे निकले, फिर 30 पे एंटर करे, वो है कामयाब इन्वेस्टर। या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो सेंसेक्स या निफ्टी से बेटर रिटर्न ला पाता है, या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो एफडी में, पीपीएफ या बॉन्ड में और सेफ इन्वेस्टमेंट करता है। इनमें से कामयाब इन्वेस्टर कौन है? बिकॉज कामयाब इन्वेस्टर अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तभी तो 7 आदतें हम लोग जानेंगे। तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी कामयाब इन्वेस्टर नहीं है, ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, ना एफडी इन्वेस्टर, ना जो पैसा डबल करता है, ना जो बेंचमार्क को बीट करता है। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल या कामयाब इन्वेस्टर वो है जो अपने सारे लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करता है, अपने जीवन के सारे आर्थिक सपने पूरे करे। वो मेरे ख्याल से एक कामयाब इन्वेस्टर है। पहले ये क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि कामयाब इन्वेस्टर कौन है। मेरे ख्याल से कामयाब इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करे। फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की शादी, फाइनेंशियल गोल्स जैसे अपना खुद का रिटायरमेंट, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बिजनेस के लिए पैसा जमा करना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, व्हाटएवर। कामयाब इन्वेस्टर जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल अचीव करे उसी को सक्सेसफुल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से कहा जाना चाहिए। अब जब गोल्स की बात आती है, आर्थिक सपनों की जब बात आती है, तब 2 ऐसे चैलेंजेस है जो हमेशा हमारे और हमारे गोल्स के दरमियान अड़चन बन के खड़े होते हैं। वो पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग 7 आदतों की तरफ जाते हैं जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। तो पहले चैलेंजेस देख लेते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो हमारे और हमारे गोल्स के दरमियान आते हैं। मेरे ख्याल से पहला सबसे बड़ा रोड ब्लॉक या सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे और हमारे फाइनेंशियल गोल्स के बीच में होता है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई मतलब चीजों के दाम हर साल बढ़ते रहते हैं, और क्योंकि चीजों के दाम हर साल बढ़ते रहते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स हर साल हमसे दूर जाते रहते हैं। आरबीआई का ऐसा कहना है कि पिछले 30 सालों में इंडिया में महंगाई कुछ 6.5% के आजू बाजू रही है। आई होप मैं जो कर्सर घुमा रहा हूं आप देख रहे हो। 30 सालों में कुछ 6.5% के आजू बाजू इंडिया में महंगाई रही है। मतलब आपका गोल आपसे हर साल 6.5% पीछे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एक ये पहली अड़चन है जो आपको और आपके गोल के बीच में है। दूसरे तरीके से देखें तो आपके जो पैसा आप बचाते हो उस पैसे की वैल्यू हर साल 6.5% से कम हो रही है। मतलब 1 लाख रुपया 1990 का जितने मतलब आज जो 11,336 की वैल्यू है वो 1990 में 1 लाख के बराबर थी। मतलब आपकी वैल्यू पैसे की साल दर साल कम होती रहती है और आपका गोल साल दर साल आपसे पीछे जाते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं। ये पहला रोड ब्लॉक है और इसीलिए निवेश करना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा भी महंगाई या महंगाई के ज्यादा परसेंटेज से बढ़े। दूसरा रोड ब्लॉक है आपके और आपके गोल के बीच में, वो है टैक्स। आपने इन्फ्लेशन देख के या महंगाई को समझ के ये डिसाइड तो कर लिया कि मैं निवेश करूंगा ताकि मैं इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा पाऊं, लेकिन फिर दूसरा रोड ब्लॉक नड़ता है और वो ये है
कि जब भी आप निवेश करते हो उसके ऊपर जो भी रिटर्न आता है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे उस रिटर्न पे टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है डिपॉजिट का कि भाई अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट में लगाते हो और आपको 8% रिटर्न मिलता है, जो पहले मिलता था, आज तो 8% सपने के बराबर है डिपॉजिट में, बट मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई 8% मिलता है, तो आपको 5 सालों में टोटल 12,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन वो 12,000 में 40,000 का ब्याज मिलेगा और 40,000 में से 12,000 आपका टैक्स में चला जाएगा और हाथ में आपको 1,28,000 ही 5 साल के अंत में मिलेंगे, जो रिटर्न कुछ 5.6% के आजू बाजू बनता है। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करे। वो अचीव करने में 2 कठिनाइयां आती है, 2 चैलेंजेस आते हैं। एक महंगाई, आपका गोल हर साल आपसे 6.5% पीछे जाता रहता है, दूर जाते रहता है। और दूसरा के टैक्स, आप निवेश करते हो तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो जाता है। ये 2 रोड ब्लॉक जानने के बाद अब हम लोग वो 7 आदतें जानने की कोशिश करते हैं जो हम सबको एक कामयाब इन्वेस्टर्स बना सकती है। मतलब वो 7 आदतें जो हमारे जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकती है। पहले गोल से शुरू करते हैं और पहला गोल ये है कि जब भी इन्वेस्ट करो, जितना भी इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट करो, जैसे भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ गोल। एक लक्ष्य को दिमाग में रख के इन्वेस्ट करिए। जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 सवाल अपने आप से पूछिए, मैं ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, किस लक्ष्य की वजह से मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे उस लक्ष्य के लिए कितना पैसा लगेगा और कब लगेगा। ये 3 सवाल अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले पूछते हो तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की पहली आदत पूरी कर रहे हो, और वो ये है कि इन्वेस्ट विथ अ गोल। कितना पैसा लगेगा, कब लगेगा और मैं ये निवेश क्यों कर रहा हूं। बिकॉज अगर आप निवेश कर रहे हो और कोई गोल नहीं है, इट इज जस्ट लाइक वेकेशन पे जाना विदाउट एनी डेस्टिनेशन। फैमिली के साथ घर से निकल तो गए लेकिन पता नहीं है कि वेकेशन के लिए जाना कहाँ है, राइट। सो पहली आदत है इन्वेस्ट विथ अ गोल। जितना भी, जैसे भी, जहां भी, जब भी, इन्वेस्ट विथ अ गोल। पूछिए सवाल कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, किस लक्ष्य के लिए, कब पैसा लगेगा और कितना पैसा लगेगा। मैं उदाहरण देता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूं, लेट्स से रिटायरमेंट। सो अगर मुझे रिटायरमेंट मेरा लक्ष्य है तो पहले घर का खर्चा समझना पड़ेगा। अब घर का खर्चा इन्फ्लेशन की वजह से साल दर साल बढ़ता रहता है। सो 1995 में मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली का घर चलाने का खर्चा 5,000 था। सर्टेन लीटर पेट्रोल, दूध, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, राशन मिला के मान लो महीने का घर चलाने का खर्चा 5,000 था। वो आज 6.5% के हिसाब से मोटा मोटी 25,000 हो गया है। ये अलग अलग फैमिली का अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग उदाहरण के तौर पे एक ये फिगर ले रहे हैं। अब आज अगर 25,000 है, मैं आज तो रिटायर होने नहीं वाला हूं, मैं रिटायर होने वाला हूं 25 साल बाद, तो तब यही इन्फ्लेशन अगर आने वाले 25 साल भी रहा तो महीने का घर चलाने का खर्चा 1,25,000 हो जाएगा। जो आप में से काफी लोगों को एक्चुअली मजाक लग रहा होगा या शायद हंसी आ रही होगी ये फिगर सुन के कि महीने का 1,25,000 घर चलाने का खर्चा। बट अगर 1995 में किसी को बोला होता कि भाई 2020 में घर चलाने का खर्चा 25,000 हो जाएगा, तो तभी भी वो हंसा ही होगा, जैसे शायद आप में से आज कुछ लोगों को ये मजाक लगा होगा। तो खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। पहली आदत यह है कि जब भी इन्वेस्ट करो, कारण जानो क्यों कर रहा हूं, कितना लगेगा और कब लगेगा। मैं मेरे अपने रिटायरमेंट के एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं जब रिटायर होऊंगा महीने का खर्चा 1,25,000 हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि मान लो कोई 1990 में रिटायर हो रहा था, मान लो मेरे दादा रिटायर हो रहे थे 1990 में, तो उनका घर चलाने का खर्चा रिटायर होने के बाद 5,000 था महीने का, मतलब साल का 60,000, और 25 साल अगर वो रिटायरमेंट के बाद जीते हैं तो 15 लाख अगर रिटायरमेंट के वक्त उनके पास है तो वो रिटायरमेंट के बाद के 25 साल आसानी से गुजर जाएंगे उनके। 2020 में कोई रिटायर हो रहा है, मान लो मेरे फादर के 2020 में रिटायर हो रहे हैं, तो उनका घर चलाने का खर्चा 25,000 है, मतलब साल का 3 लाख, मतलब 25 साल का 75 लाख। लेकिन मैं रिटायर होने वाला हूं 2045 में, तो मुझे 75 लाख जमा नहीं करना है, मुझे जमा करना है 3 करोड़
75 लाख। क्यों? बिकॉज मैं जब रिटायर होऊंगा तब महीने का घर चलाने का खर्चा 1,25,000 हो जाएगा, मतलब 30 लाख साल का, और 3,75,00,000 अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद 25 साल जैसे आज जी रहा हूं वैसे ही जीना है तो। राइट। सो ये पहला आदत थी जो हमें एज अ इन्वेस्टर अपनानी है कि जब भी इन्वेस्ट करो, जैसे भी करो, जितना भी करो, जहां भी करो, इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। 3 सवाल अपने आप से पूछो, क्यों कर रहा हूं, कब पैसा लगेगा, कितना लगेगा। ये उदाहरण आप बच्चे के एजुकेशन में भी लगा सकते हो। मान लो आप में से किसी का बच्चा आज 2 साल का है, तो 16 साल के बाद पैसा लगेगा, कितना लगेगा? अगर डॉक्टर बनाना है तो आज का मान लो 50 लाख, तो शायद तब का 2 करोड़, 2.5 करोड़, आई डोंट नो। सो आप जब भी इन्वेस्ट करो, बच्चे का एजुकेशन, 16 साल बाद 2.5 करोड़। राइट। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। राइट। दूसरी आदत है कि जब भी गोल दिमाग में आए, उस गोल को, मतलब मैं फाइनेंशियल गोल की बात कर रहा हूं, उस गोल को अचीव करने के लिए शुरुआत जल्दी करो, वेट मत करो कि ठीक है दिवाली बाद, नए साल से, या बोनस आने के बाद, या इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन आने के बाद। डोंट वेट, स्टार्ट अर्ली। जल्दी शुरू करोगे तो टाइम आपके साथ होगा, और टाइम अगर आपके साथ होगा तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा होगा, जो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 दोस्त का एग्जाम्पल लिया है मैंने, मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट बचपन से दोस्त है, साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज गए, साथ में ग्रेजुएट हुए, साथ में एक ही कंपनी में जॉब लगे, सेम सैलरी है, लेकिन बचत की तरफ दोनों का रवैया अलग अलग है। मिस्टर अर्ली का ये मानना है कि मैं पहले ही महीने से बचाना शुरू करूंगा, और वो पहले ही महीने से 10,000 रुपया बचाना शुरू कर रहे हैं। मिस्टर लेट का ये मानना है कि आज तो मेरा खर्चा करने का समय है, 25 साल का हूं मैं, आज नहीं खर्चा करूंगा तो कब करूंगा। तो वो खर्चा करते हैं, मोबाइल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, कपड़े लेते हैं, XYZ। और बट उनका एटीट्यूड ये है कि मैं जब समय आएगा तब ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, ज्यादा निवेश करूंगा, और मैं तेरे बराबर ही निवेश करूंगा। तो मिस्टर अर्ली 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं, और मिस्टर लेट 45 साल की उम्र में शुरू करते हैं। जैसे मिस्टर अर्ली ने 10,000 शुरू किया था, मिस्टर लेट ने बोला था कि मैं डबल बचाऊंगा, तो उन्होंने 20,000 महीने का बचाना शुरू किया। दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। ये तो है नहीं कि आप रिटायरमेंट पोस्टपोन कर सकते हो, 60 साल तक ही आप काम कर सकते हो। 60 साल में रिटायर होंगे तो मिस्टर अर्ली ने 35 साल बचाया, मिस्टर लेट ने 15 साल ही पैसा बचाया, लेकिन दोनों ने मोटा मोटी सेम पैसा बचाया। 42 लाख मिस्टर अर्ली ने बचाया, और मिस्टर लेट ने 36 लाख रुपया बचाया। दोनों ने निवेश भी सेम जगह पे किया था, दोनों को रिटर्न भी सेम आया। तब भी जब दोनों रिटायर हो रहे हैं तो दोनों को पैसा अलग अलग मिल रहा है। मिस्टर अर्ली को 11.5 करोड़ के आजू बाजू पैसा मिल रहा है, और मिस्टर लेट को 1.25 करोड़ के आजू बाजू पैसा मिल रहा है। ये दोनों में फर्क सिर्फ 10 करोड़ रुपए का है, और ये 10 करोड़ का फर्क 25 साल में शुरू करने की वजह से है, और 45 साल में शुरू करने की वजह से है। सो दूसरी आदत जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर बना सकती है, वो ये है कि जब भी गोल दिमाग में आए, स्टार्ट अर्ली, उस दिन शुरू करिए। टाइम आपके साथ रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा होगा। मैं वापस मेरे रिटायरमेंट वाले एग्जाम्पल पे आता हूं, उससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सबको अब पता है कि भाई मुझे 2045 में रिटायर होना है, 25 साल बाद 3,75,00,000 रुपए की जरूर पड़ेगी। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं आज शुरू करूं, 10 साल बाद शुरू करूं, या 20 साल बाद शुरू करूं रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना। अगर मुझे 10% रिटर्न मिलने वाला है तीनों केसेस में, मैं आज अगर शुरू करता हूं तो मुझे 30,000 ही महीने का बचाना पड़ेगा। मैं 10 साल बाद शुरू करूंगा ये सोच के कि भाई अभी थोड़ा शौक पूरे करते हैं, तो मुझे महीने के 90,000 बचाने पड़ेंगे। और अगर मैं 20 साल बाद शुरू करता हूं तो मुझे महीने के 4,85,000 बचाने पड़ेंगे, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इसीलिए आप देखते हैं काफी बार कि लोगों का रिटायरमेंट प्लान ठीक से नहीं होता है, या जब रिटायर होते हैं तब उनके पास इनफ पैसा नहीं होता है कि वो 20-25 साल रिटायरमेंट के बाद के दी सके। तो दूसरी आदत, टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, स्टार्ट अर्ली, समय का फायदा उठाओ। राइट।
आगे बढ़ते हैं, तीसरी आदत के ऊपर जाते हैं जो आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बना सकती है, और वो ये है कि इक्विटी में निवेश करिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका पूरा पैसा इक्विटी में निवेश करिए, बट कुछ मात्रा आपके पोर्टफोलियो में, कितनी मात्रा होनी चाहिए वो मैं आदत नंबर 6 और आदत नंबर 7 में बताऊंगा, लेकिन कुछ मात्रा आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी की होनी चाहिए। अब इक्विटी क्या है, वो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग परिभाषा है इक्विटी की, और क्योंकि इक्विटी बोलते हैं या शेयर बोलते हैं, हमको ठीक से, इंडिया को ठीक से इक्विटी समझ में नहीं आता, बिकॉज शेयर एक इंग्लिश शब्द है, बट अगर इसको हम अपनी भाषा में रूपांतर करेंगे, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबको इक्विटी समझ में आ जाएगा, और फिर शायद इक्विटी अच्छी तरीके से हम लोग इक्विटी के निवेशक बन पाएंगे। कि भाई शेयर को अगर हम लोग अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करेंगे, तो शेयर का मायना होता है हिस्सा। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, आप शेयर शब्द ही मत यूज करिए कभी। मैंने रिलायंस का हिस्सा खरीदा, हिस्सा, दैट मीन्स कि आप एक बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हो। दैट मीन्स कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। आपको लगता है इंडिया में आगे जाके टू व्हीलर बाइक्स बहुत बिकेंगी, इंडिया में लोगों के पास है ही नहीं टू व्हीलर बाइक्स। आप खुद अपनी हीरो कंपनी शुरू नहीं कर सकते हो, बट हीरो के हिस्सेदार बन सकते हो। आपको लगता है कि जियो आने के बाद रिलायंस बहुत पैसा कमाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप रिलायंस के हिस्सेदार बन सकते हो। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इक्विटी मतलब शेयर शेयर शेयर, हम लोग सुबह शाम बोलते रहते हैं। शेयर अगर हम लोग अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो हिस्सा होता है। आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, एक बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो, और उस बिजनेस की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, उस बिजनेस की प्रॉफिट जैसे बढ़ेंगे, उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, और बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके दाम बढ़ेंगे। ऐसे ही पिछले 25 सालों में हुआ है। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं कुछ शेयर्स के, सिर्फ उदाहरण के तौर पे है आईटीसी, एग्जांपल के तौर पे। अब आईटीसी का प्रॉफिट 1989 में 80 करोड़ रुपए था, पूरी आईटीसी कंपनी मिला के 80 करोड़ 78 करोड़ रुपीस 1989 में कमाती थी। 2014 में ये मुनाफा 8,891 करोड़ हो गया। आईटीसी 80 करोड़ से 9,000 करोड़ कमाने लग गई 25 सालों में। तो आपने देखा कि आईटीसी का दाम भी, आईटीसी का शेयर भी 33% से बढ़ा, मुनाफा 23% से बढ़ा, शेयर 33% से बढ़ा। हीरो का मुनाफा 1989 में 16 करोड़ का था, 2014 में वो बढ़ के 2100 करोड़ हो गया, मुनाफा 24% से बढ़ा, हीरो का शेयर 32% से बढ़ा। अंबुजा सीमेंट 40 करोड़ कमाती थी, 2014 में 1200 करोड़ साल का मुनाफा था, 16% से मुनाफा बढ़ा, 30% से। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब आप शेयर खरीदते हो, आप बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। बिजनेस अपना मुनाफा बढ़ाएगा तो उसका शेयर का दाम ऑटोमेटिकली, उसके हिस्से का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जैसे आईटीसी में हुआ, हीरो में हुआ, अंबुजा सीमेंट में हुआ। आप एक बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। और सिर्फ इंडिविजुअल कंपनियों की बात नहीं है, सेंसेक्स की भी अगर आप बात करें तो सेंसेक्स जो हम लोग सुबह शाम देखते रहते हैं, 42,000 हो गया, 26,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 1,000 गिरा, 2,000 गिरा। वो सेंसेक्स जनवरी 1991 में 1,000 का था, जो आज 35-36,000 के आजू बाजू है, वो 1991 में 1,000 का था। अब सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां हैं, इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियां। 30 कंपनियों का एवरेज मुनाफा 60 रुपया था। अब इसको अर्निंग पर शेयर कहा जाता है, उसमें टेक्निकल नहीं जाते हैं। मान लो कि वो 30 कंपनियां मिलके 60 रुपया एक हिस्से पे कमाती थी। 30 कंपनियों का एक हिस्से का मुनाफा था 60, और 30 कंपनियों का एक हिस्से का दाम था 1,000। इन 30 कंपनियों ने, इंफोसिस ने, रिलायंस ने, हीरो ने, मारुति ने, टीसीएस ने, इन 30 सालों में खूब मेहनत करी, खूब अपना बिजनेस बढ़ाया, और खूब बिजनेस बढ़ने की वजह से खूब मुनाफा बढ़ा, और मुनाफा इन 30 कंपनियों का बढ़ के हो गया 1650, तकरीबन 30 गुना। 30 गुना 1800 होता है, 1650 के आजू बाजू मुनाफा था मार्च 2020 में। अब 30 गुना मुनाफा हो गया। अब सेंसेक्स देखोगे तो मोटा मोटी 30,000 के आजू बाजू ही था मार्च 2020 में, 30-35,000 आज की तारीख में है। जितना मुनाफा बढ़ा उतना ही सेंसेक्स बढ़ा, मोटा मोटी
12-12.5% से मुनाफा बढ़ा, 12-12.5% से सेंसेक्स ने रिटर्न दिया। इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो, हिस्सेदार बन रहे हो, बिजनेस जैसा करेगा वैसे आपका परफॉर्मेंस आएगा, जितना मुनाफा बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा। 3 कंपनियों में हमने देखा, और यही बात सेंसेक्स में भी हुई है। 1000 का सेंसेक्स 30,000 ऐसे ही नहीं हो गया, 1000 का सेंसेक्स 30,000 इसीलिए हुआ बिकॉज सेंसेक्स का मुनाफा 60 का 30 गुना हो गया, 1650-1700 के आजू बाजू, राइट। सो आप ये देखोगे लाल लाइन जो है वो सेंसेक्स का मुनाफा है, और ब्लू लाइन जो है वो सेंसेक्स है। ब्लू लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मुनाफा इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, और एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ता है। जितना मुनाफा बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। अब इक्विटी ने पिछले 40 सालों में क्या किया वो समझने की कोशिश करते हैं। इस पेज में आपको बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वही खाली समझिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब यहाँ पे मैंने महंगाई के सामने, गोल्ड के सामने, सिल्वर के सामने, एफडी के सामने और पीपीएफ के सामने इक्विटी को, मतलब सेंसेक्स को कंपेयर करने की कोशिश करी है। पहले अगर महंगाई की बात करें तो इनकम टैक्स हर साल इंडेक्स निकालती है जो 1981 में 100 था, और वो मार्च 2020 में कुछ 1252 के आजू बाजू पहुंच गया। मतलब इन 40 सालों में महंगाई इंडिया में 6.5% से बढ़ी है। गोल्ड 10 ग्राम का भाव 1670 था, मार्च 2020 में 43,000 था, आज थोड़ा ज्यादा है बट तब 43,000 था। मतलब गोल्ड ने मोटा मोटी 8.5% रिटर्न दिया है। सिल्वर का 1 किलो का दाम 2700 था, आज 39,000 के आजू बाजू है। मतलब सिल्वर ने कुछ 7% के आजू बाजू रिटर्न दिया है। एफडी के ब्याज दर 8 थे, कभी 9 थे, कभी 10 थे, कभी 12 भी थे, बट एवरेज अगर आप 40 सालों का निकालोगे तो 8.62% एफडी का ब्याज रहा है 40 सालों का। पीपीएफ का अगेन 8 रहा है, 10 रहा है, 12 रहा है। एवरेज निकालोगे तो 9.5 के आजू बाजू निकलेगा। सेंसेक्स 31 मार्च 1981 में 173 था, मार्च 2020 में 29,468 के आजू बाजू था। ये अगर आप रिटर्न परसेंटेज में निकालोगे सीएजीआर तो वो कुछ 13.71% के आजू बाजू निकलते हैं। मतलब महंगाई 6.5, गोल्ड 8.5, सिल्वर 7, एफडी 8.5, पीपीएफ 9.5 और सेंसेक्स 14.5। अब ये पीपीएफ 9.5 और सेंसेक्स 13.5 में अंतर 4% का ही दिखता है, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा है, वो इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा। और क्यों इक्विटी जरूरी है, क्यों मैंने तीसरी आदत बताई कि तीसरी आदत यह है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की कि इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। वो इस स्लाइड से मेरे ख्याल से अंदाजा आ जाएगा कि 6.5% का महंगाई रही है अगर ये 40 सालों में, तो तब अगर कोई चीज 1 लाख की मिलती थी, आज वो चीज 12,50,000 की मिलेगी। मान लो ऐसी कौन सी चीज है जो तब 1 लाख की मिलती थी, मान लो कार। तो कार अगर कोई 1981 में कार 1 लाख की मिलती थी, 6.5% महंगाई की वजह से वो कार आज 12,50,000 की मिलेगी। अगर वो 1 लाख आपने तिजोरी में रख दिए होते और आज निकाले होते तो शायद 4 टायर भी नहीं आएंगे। तिजोरी में नहीं, गोल्ड में लगाए थे तो आपको 25,94,000 रुपए मिलेंगे। आपने 2 गुना वेल्थ कर दिया इन्फ्लेशन के ऊपर, आप 2 गाड़ी खरीद पाओगे। वैसे तो पैसा 25 गुना हुआ, लेकिन महंगाई के ऊपर आपका पैसा डबल हुआ है, तो आप 2 कार खरीद पाओगे। निवेश करने का फायदा हुआ। तब आपने कार ना खरीदी, आज खरीदोगे तो 2 खरीद पाओगे। सिल्वर में निवेश करते तो 14,53,000 मिलता, मोटा मोटी 1 ही कार आप खरीद पाओगे। इससे अच्छा तभी खरीद लेते। 40 साल रुकने का कोई फायदा हुआ नहीं, तभी भी 1 कार मिल रही थी, आज भी 1 कार मिल रही है। एफडी में निवेश करते आपको 27 लाख मिलता, महंगाई के ऊपर मोटा मोटी 2 गुना, 2 कार आप खरीद पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने टैक्स कंसीडर नहीं किया है। अगेन टैक्स कंसीडर करोगे तो और नीचे चला जाएगा। पीपीएफ में निवेश करते तो 1 लाख का 36 लाख होता, महंगाई के ऊपर 3 गुना, आप 3 कार खरीद पाते आज अगर 1 लाख रुपया पीपीएफ में निवेश किया होता तो। लेकिन सेंसेक्स जो सिर्फ 4% ज्यादा है, आपकी 1 लाख की वैल्यू 1,70,00,000 रुपया कर देता, महंगाई के ऊपर 14 गुना, मतलब आप 1 लाख के बजाय 14 कार
खरीद पाते, एंड दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी। इक्विटी आपके पैसे के चीजों को खरीदने की शक्ति को बढ़ाता है, जो इस स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और इसीलिए तीसरी आदत बहुत जरूरी है कि आप इक्विटी में निवेश करिए। ये रिटर्न आया है पिछले 40 सालों में, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस। काफी लोग बोलते हैं कि भाई आने वाले 40 साल बुरे लग रहे हैं, कोरोना, चाइना, अमेरिका, ईरान, XYZ। पिछले 40 सालों में भी ये सारी चीजें हुई है, वॉर, स्कैंडल, प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन, रिसेशन, इलेक्शंस, नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल क्राइसिस, ये सब कुछ हुआ है पिछले 40 सालों में। डिस्पाइट ऑफ दैट इक्विटी हैज डिलीवर्ड। व्हाई इक्विटी हैज डिलीवर्ड? बिकॉज बिजनेसेस ने अपना बिजनेस इन 40 सालों में बड़ा किया। आई एम श्योर आप में से काफी लोग बिजनेसमैन होंगे, आपका भी बिजनेस पिछले 40 सालों में ग्रो हुआ होगा। सिमिलरली इंडिया के बड़े बिजनेसेस भी ग्रो हुए, और इसीलिए इक्विटी ने ये रिटर्न दिया है डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस क्राइसिस। और एक चीज और याद रखने जैसी है कि इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 13.71% रिटर्न हर साल आया है। 13.71 हर साल आ ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका हर साल मुनाफा सेम रह ही नहीं सकता। तो इक्विटी बिजनेस ही है। 20 साल का रिटर्न भी ऐसा ही कुछ आया है, कभी -52, 2008 में -52 आया है, कभी 81 पॉजिटिव भी आया है, कभी -24 आया है, कभी पॉजिटिव 72 भी आया है। इक्विटी हमेशा से ही वॉलेटाइल रहा है और वॉलेटाइल रहेगा। उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम लोग आदत नंबर 6 और 7 में जानेंगे। फिर काफी लोग कहते हैं कि भाई ये 40% गिर गया, 42,000 का मार्केट 26,000 हो गया था, अभी तो बढ़ गया वापस 35-36,000 हो गया, लेकिन 40% तो कोई गिरता है? तो भाई 40% का ये जो फॉल आया है वो अगेन पहली बार नहीं आया है। पिछले 40 सालों में ऐसा 10 बार हुआ है कि 40% के आजू बाजू का फॉल आया है। 1986 में ग्लोबल रिसेशन की वजह से, 1990 में गल्फ वॉर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 40%, 92 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से 56%, 94 में अगेन 40%, 97 में एशियन करेंसी क्राइसिस 40%, 2000 में ट्विन टावर अटैक, .com बबल, केतन पारेख स्कैम, कारगिल वॉर 57%, 2004 में 30%, 2006 में 30%, 2008 में 64%। ये 30% से ज्यादा वाले फॉल बहुत बार आए हैं। उसके बावजूद इक्विटी ने पिछले 40 सालों में 14% का रिटर्न दिया है और 14 गुना इन्फ्लेशन के ऊपर का वेल्थ क्रिएट करके दिया है, राइट। तो फिर आप में से काफी लोग ये कह रहे होंगे तो फिर पैसा क्यों नहीं बनता, मेरा पैसा क्यों नहीं बना, या मेरे कोई रिलेटिव का पैसा क्यों नहीं बना, मेरे फ्रेंड का पैसा, या व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी। मेरे ख्याल से ये कुछ 6-7 रीजन है क्यों लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। एक तो पहले वो इक्विटी समझते नहीं है। जैसे मैंने बोला इक्विटी बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह लोग लेते नहीं है। लोग इसको सट्टा, गैम्बलिंग, लक, नसीब समझते हैं, और नसीब समझोगे तो नसीब जैसा ही रिटर्न आएगा। तो ये पहला रीजन है क्यों लोगों का इक्विटी में पैसा नहीं बनता है। दूसरा, लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 1 साल 6 महीना। कोई बिजनेस 1 साल 6 महीने के लिए करता है क्या? बट इक्विटी में निवेश करने के लिए 6 महीना 1 साल के लिए आते हैं। किसी भाई ने टिप दे दिया, किसी फ्रेंड ने टिप दे दिया, ऑन टीवी पे देख लिया, ऑनलाइन कहीं पे पढ़ लिया, टिप से इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा नहीं बनता इक्विटी में। बिजनेस समझे बगैर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए पैसा नहीं बनता लोगों का। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, ऊपर खरीदूंगा नीचे बेचूंगा, इसीलिए पैसा नहीं बनता। मीडिया पे बहुत सारा अटेंशन देते हैं, सुबह उठ के टीवी चालू कर देते हैं कौन सा शेयर लेने जैसा, पैसा नहीं बनता इक्विटी में। और आखिरी बट इंपॉर्टेंट रीजन, पीछे देख के गाड़ी चलाते हैं। पीछे का आईना देख के गाड़ी चलाते हैं। मतलब जहां रिटर्न आ चुका है वहां जाते हैं। अभी जब इक्विटी का रिटर्न आ गया होता है इक्विटी में आते हैं, जब गोल्ड का रिटर्न आ गया होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो पीछे का आईना देख के निवेश करते हैं। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। डजंट अंडरस्टैंड द बिजनेस, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक बिजनेस को समझने की जो एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, वो एक आम इंसान में
नहीं होती है, बट फिर भी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और इसीलिए इक्विटी में पैसा नहीं बनाता है। उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग आदत नंबर 7 में जानेंगे। बट ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। आप समझ चुके होंगे कि मुझे, या जान चुके होंगे कि मुझे 25 साल बाद 2045 में 4.25 करोड़ रुपया जमा करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं 6%, 8% वाले किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, या 15% वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं। चॉइस मेरा है, और मुझे चॉइस के हिसाब से महीने का निवेश करना पड़ेगा। अगर एफडी करता हूं तो महीने का 55,000 बचाना पड़ेगा 25 साल तक, तभी 3,75,00,000 बचा पाऊंगा या जमा कर पाऊंगा। सॉरी, 40,000 8% के हिसाब से और 13,000 15% के हिसाब से। अब ये चॉइस मेरा है, और जैसे मेरा चॉइस है वैसे ही आप सबका चॉइस है कि आपको किस तरीके से अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा जमा करना है। तो तीसरी आदत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए या कामयाब निवेशक बनने के लिए, पार्टिसिपेट इन बिजनेस। और वैसे भी आप अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं भी करते हो ना, आप बिजनेस में पार्टिसिपेट तो करते ही हो। मान लो आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो जिस बैंक में आपने एफडी किया है वो बैंक भी अल्टीमेटली तो बिजनेसमैन को पैसा लोन पे देता है। तो आप बिजनेस में पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हो। एक जरिया एफडी वाला, एक जरिया इक्विटी वाला। अगर बिजनेस अच्छा नहीं करेगा, आपका एफडी भी नहीं पकेगा और आपका इक्विटी भी अच्छा रिटर्न नहीं देगा। राइट, उसके बारे में हम लोग आगे समय मिलेगा तो बात करेंगे। बट तीसरी आदत, टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, पार्टिसिपेट इन बिजनेस, इन्वेस्ट इन इक्विटी। चौथी आदत पे जाते हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए नहीं, लाइफ में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज इन्वेस्ट रेगुलरली। इन्वेस्ट रेगुलरली मतलब डिसिप्लिन। जैसे मैंने बोला, किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, आपका गोल आसान हो जाता है अचीव करना अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो। आप ऑटोमेटिकली टाइमिंग करते हो, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। आप हाई लेवल पे भी इन्वेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली लो लेवल पे भी करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली टाइमिंग कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिक टाइमिंग हो जाएगा। दूसरा फायदा है रेगुलरली इन्वेस्ट करने का। तीसरा फायदा है कि आप ऊपर भी खरीद रहे हो तो आप कम यूनिट्स खरीद रहे हो, नीचे खरीदोगे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, आपका एवरेज कॉस्ट है जो हमेशा नीचे आएगा। पांचवा रीजन क्यों रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, इमोशंस। आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, तो आप इन्वेस्टमेंट में से इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो, स्वभाव को या आपकी भावनाओं को, आपके बिहेवियर को इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाल रहे हो, जो बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। तो हमेशा हम सबको आदत ये रखनी चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू बचत, बट नहीं, इनकम माइनस बचत इज इक्वल टू एक्सपेंस। इससे हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर पाएंगे, और रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारे फायदे हमको होंगे। उसमें से एक का खाली मैं एग्जांपल दूंगा। मैंने बोला कि गोल को अचीव करना आसान है, उसका ये उदाहरण है कि मान लो आप में से किसी को 10 करोड़ रुपया जमा करना है 20 साल में, 15% के हिसाब से 75,000 रुपया अगर आप महीने का जमा करते हो, आप 20 साल में 10 करोड़ रुपया जमा कर सकते हो। तो इट इज ओनली 75,000 पर मंथ 10 करोड़ जमा करने के लिए। राइट, सो चौथी आदत, इन्वेस्ट रेगुलरली। आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइमिंग हो जाएगा, एवरेज नीचे आ जाएगा, और आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप आपके इन्वेस्टमेंट में से इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो। ये एसआईपी का परफॉर्मेंस, एसआईपी कुछ नहीं है, एसआईपी इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो। ये एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक फंड लिया है, ये पे जरा भी मैं रिटर्न बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इतना रिटर्न आएगा। बट आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड सितंबर 1999 में अगर किसी ने रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, मतलब एसआईपी शुरू की होती हर महीने 10,000 के हिसाब से, तो मैं साल का 1,20,000 लगा रहे हो, 2 साल में 2,40,000 लगाया होता, और 20 साल में 24 लाख लगाया होता। अगस्त 2019 में जब 20 साल कंप्लीट हुए थे,
तब वैल्यू कुछ 1,82,00,000 के आजू बाजू होती, रिटर्न ऑफ 17.5%। राइट, अभी ये जानबूझ के मैं अगस्त 2019 का रिटर्न नहीं बता रहा हूँ, ये अगस्त 2019 इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज 20 साल अगस्त 2019 में खत्म हुआ, मुझे 20 साल का रिटर्न बताना था। बट आज तक अगर कंटिन्यू करी होती तो 24 के बदले 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ होता, और मार्केट 42,000 से 36,000 हो जाने के बावजूद भी वैल्यू 1,76,00,000 होती और 16.22% का रिटर्न बनता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टोटल 27,462 यूनिट्स इन्वेस्टर ने इकट्ठा किए, उसमें से पहले 5 सालों में 19,482 यूनिट्स इकट्ठा किए। मतलब 70% यूनिट्स आप जब एसआईपी करते हो 20 साल के लिए या 25 साल के लिए, तो 70% यूनिट्स आपको पहले 5 साल में मिलते हैं। इसीलिए पहले 5 साल में एसआईपी को छूना भी नहीं चाहिए, बंद करने की तो दूर की बात है, बंद करना सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप 20 साल में जितने यूनिट्स जमा करने वाले हो और यूनिट्स के बेसिस पे ही आपका ये 1,76,00,000 बनता है। पहले 5 साल में 70% यूनिट्स जमा होते हैं। सो रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। चौथी आदत, टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, कामयाब निवेशक बनने के लिए चौथी आदत, इन्वेस्ट रेगुलरली विथ डिसिप्लिन। पांचवी आदत की और बढ़ते हैं, और पांचवी आदत बहुत जरूरी है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंड दैट इज टू कंट्रोल अवर इमोशंस। अपने भावनाओं को काबू करना बहुत 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 जरूरी है एक कामयाब निवेशक बनने के लिए। और जब पैसे की बात आती है ना, तब दो ही इमोशंस होते हैं, दो ही भावनाएं होती है जब पैसे की बात आती है। एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर, लालच और डर। लालच और डर के अलावा पैसों के मामले में और कोई इमोशंस होते ही नहीं है। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब लालच आती है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तब डर आता है। लालच की वजह से हम खरीदते हैं और डर की वजह से हम लोग बेचते हैं। अब इक्विटी में नहीं, किसी भी चीज में ऊपर खरीदोगे नीचे बेचोगे, गोल्ड में या रियल एस्टेट में या कहीं पे भी, तो कैसे पैसा बनेगा? सिमिलरली यहाँ पे पैसा नहीं बनता। सो पांचवी आदत बहुत जरूरी है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंड दैट इज टू कंट्रोल योर इमोशंस। इक्विटी ने हमने देखा कि पिछले 40 सालों में 13.5% का रिटर्न दिया है, बट काफी इन्वेस्टर है जिनका रिटर्न 13.5 नहीं 7.5 आया है या 8.5 आया है। इक्विटी ने 13.5 दिया, इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया फिर भी 7.5 8.5 आया है। क्यों? बिहेवियर की वजह से। जब मार्केट बढ़ता है तब पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तब निकालते हैं। ये बिहेवियर की वजह से ये रिटर्न में गैप आता है। इक्विटी थोड़ा ये कोरोना जैसा ही है। तो कैसे? तो भाई मार्च में जब इंडिया में 100-200 केसेस रोज के आ रहे थे, तब सब लोग डरे हुए थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, बालकनी में जाने से भी लोग डर रहे थे। और आज जब रोज के 30-35 हजार केस आ रहे हैं, तब लोगों का डर निकल गया है और बिंदास घूम रहे हैं। तो इक्विटी में भी ऐसा ही होता है। जब मार्केट हाई होता है, जब रिस्क हाई होता है, तब रिस्क नहीं लगता। और आज या जब भी मार्केट गिरता है, जब रिस्क लो होता है तब रिस्क ज्यादा लगता है। मार्च में कोरोना का रिस्क कम था तब ज्यादा लग रहा था। ये ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे मैंने बोला, पांचवा आदत है बिहेवियर को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना। तो बहुत मुश्किल काम है। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए एसेट एलोकेशन करके एक टेक्निकल लैंग्वेज है, बट अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये डिसाइड कर लेना बहुत जरूरी है एकदम क्लियर माइंड में कि मेरा कितना पैसा डेट में जाएगा, मतलब फिक्स्ड रिटर्न आने वाले इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और कितना पैसा मेरा इक्विटी में जाएगा। ये डिसाइड कर लो। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, इक्विटी 40, फिक्स इनकम 60। ये डिसाइड कर लो। इक्विटी जब मार्केट रैली करेगा, आपका इक्विटी का हिस्सा बढ़ गया होगा, उसको वापस नीचे लेके आओ। और मार्केट जब गिर जाएगा, आपका इक्विटी का हिस्सा कम हो गया होगा, उसको वापस एवरेज पे लेके आओ। ये अगर आप करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली बढ़े हुए मार्केट में सेल करोगे और गिरे हुए मार्केट में
बाय करोगे या लो लेवल पे बाय करोगे और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करोगे। असेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग पे इटसेल्फ 1 घंटा कम पड़ सकता है डिटेल में समझाने के लिए, बट आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिटेल में असेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग समझा सकते हैं। लेकिन असेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, और बिहेवियर को मैनेज करना 5वीं आदत है टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हैव अ डिफाइंड असेट एलोकेशन, और उसको फिर उस असेट एलोकेशन को फिर चिपक के रहो, राइट। आप ऑटोमेटिकली राइट डिसीजन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ले पाओगे। छठी आदत कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए, जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और वो ये है कि रिस्क को, जो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको सर पे लेके नहीं घूमना चाहिए, वो रिस्क किसी और को दे दो, और कोई और वो रिस्क को लेने के लिए तैयार है एक छोटे से भुगतान के सामने। तो ऐसे कौन से रिस्क है जो आपको आपके गोल्स अचीव करने नहीं देंगे? अनफॉर्चुनेटली डेथ, अगर डेथ हो गई तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। गोल्स तो फिर भी रहेंगे, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का मैरिज तो फिर भी रहेगा, बट डेथ की वजह से आपके गोल अचीव नहीं होगा। या कोई मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में पहली चीज क्या होगी, आपने जो बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए या रिटायरमेंट के लिए बचाया है वो पैसा आप तोड़ोगे, तो गोल अचीव नहीं होगा। कोई एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी हो गई, या आपके हाउस या प्रॉपर्टी में डैमेज हो गया, इसको हम लोग 4D बोलते हैं, डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी या डैमेज। ये 4 चीज किसी भी इंसान को कभी भी हो सकती है, और ये 4 चीजों की वजह से आप कभी एक कामयाब इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इसीलिए इस रिस्क को अपने सर से उठा के इंश्योरेंस कंपनीज को दे दीजिए। ये चारों के लिए एक पॉलिसी होती है जो जीवन में एक ही बार लेनी है, उसके बाद इंश्योरेंस की जरूरत आपको जीवन में नहीं पड़ेगी, अगर ये चारों चीज के सामने आपने पॉलिसी राइट मात्रा में ली है। डेथ के सामने टर्म प्लान, डिजीज के सामने हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी के सामने पीए पॉलिसी, और हाउस और प्रॉपर्टी डैमेज के सामने होम पॉलिसी। ये 4 पॉलिसी अगर आप लोगों ने ले ली, आप संपूर्ण तरीके से सुरक्षित हो जाओगे, और आपको कभी कोई इंश्योरेंस वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही मात्रा में आपने लिया है तो। अब काफी लोगों को लगेगा कि यार ये चारों पॉलिसी लेना तो बहुत महंगा हो जाएगा। जरा भी महंगा नहीं है। उसका उदाहरण है यहाँ पे, मैंने 35 साल का एवरेज एज लिया है, 40 में थोड़ा बढ़ जाएगा, 30 में थोड़ा और कम हो जाएगा। अगर आप 2+2 की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे, आपको ये चारों चीजें मोटा मोटी 30-35 हजार में, 40 हजार में, डिपेंड कि आप कितने का कवर ले रहे हो। 40 हजार में मतलब महीने के 3,000 रुपए, महीने के 100 दिन के 100 रुपए के हिसाब से आपको ये 5 पॉलिसी राइट मात्रा में मिल जाएगी, और आपका रिस्क जो है आपके सर से हट जाएगा, और ये जो अड़चन आ सकती थी एक कामयाब इन्वेस्टर आपके गोल्स के और आपके दरमियान, वो हट जाएगी। तो छठी आदत है सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ट्रांसफर देयर रिस्क। और आखिरी आदत पे आ जाते हैं, और आखिरी आदत यह है कि हायर एन एक्सपर्ट। एक प्रोफेशनल जो, अच्छा, हायर एन एक्सपर्ट 2 तरीकों से। अब यहाँ पे मैं वापस आदत नंबर 3 पे आऊंगा। आदत नंबर 3 ये थी कि इन्वेस्ट इन इक्विटी। इक्विटी पे इन्वेस्ट करना मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना, और बिजनेसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बिजनेसेस बुरे भी हो सकते हैं। बुरे बिजनेसेस जैसे कि किंगफिशर, रिलायंस पावर, अच्छे बिजनेसेस भी हो सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी देखा आईटीसी, हीरो, XYZ। अब अच्छे बिजनेस और बुरे बिजनेस एक लेमैन के लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। हम अपना ही बिजनेस अच्छे से समझ ले तो बहुत है, किसी और का बिजनेस समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक लेमैन के लिए, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिजनेस इसको समझना बहुत मुश्किल है। अब ये एक एक्सपर्ट कर सकता है, और वो एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड। सो हायर एन एक्सपर्ट, मैं 2 एक्सपर्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक एक्सपर्ट जो आपको सही बिजनेस खरीदने में मदद करेगा, वो है म्यूचुअल फंड, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइम है, जो राइट बिजनेसेस आपको निकाल के देता है। और दूसरा एक्सपर्ट है जो आपका पर्सनल एक्सपर्ट है, आपका पर्सनल एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है,
जो एक प्रोफेशनल है, आपको समझता है, आपके फिनेंसिस को समझता है, आपके गोल्स को समझता है। गोल्स बहुत सारे होते हैं, वो गोल्स आपको सही क्रम में रखने में, प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। आपके इमोशंस को, जैसे मैंने 5वीं आदत में बोला, इमोशंस को काबू करना बहुत जरूरी है, तो आपके इमोशंस को काबू में करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। राइट एसेट एलोकेशन आपका आइडेंटिफाई करता है और उस राइट एसेट एलोकेशन को रेगुलरली रीबैलेंस करता है। तो एक एक्सपर्ट, एक पर्सनल एक्सपर्ट, जैसे जिम में आप एक पर्सनल ट्रेनर रखते हो, घर रिपेयर करना है तो पर्सनल आर्किटेक्ट रखते हो, बीमार पड़ते हो तो पर्सनल फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे राइट बिजनेसेस आइडेंटिफाई राइट इन्वेस्टमेंट, राइट एसेट एलोकेशन के लिए एक पर्सनल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली एंड में ये नहीं मैटर करेगा कि आपने कौन से लेवल पे इक्विटी खरीदा था या बेचा था, कौन सी स्कीम्स ली थी, कौन से शेयर्स लिए थे। मैटर ये करेगा कि आपको एडवाइस कैसी मिली थी फ्रॉम एन एडवाइजर एंड नॉट फ्रॉम एनी मैगजीन और टीवी और न्यूज़पेपर। सो 7वीं आदत, टू बिकम अ कामयाब इन्वेस्टर, हायर एन एक्सपर्ट। अच्छे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड और आपका पर्सनल एडवाइजर, हायर एन एक्सपर्ट। सो ये 7 आदतें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी एक सक्सेसफुल कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए। इन्वेस्ट विथ अ पर्पस, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन इक्विटी, इन्वेस्ट रेगुलरली, मैनेज योर इमोशंस, कवर अनवांटेड रिस्क। और ये 6 फॉलो करने में आपको मदद करेगा एक एक्सपर्ट, वरना ये 6 फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। हेंस 7वीं आदत, हायर एन एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच। इतना मेरी तरफ से था। जैसा मैंने बोला था, आई होप कि मैं कुछ आपको बता पाया हूं, सिखा पाया हूं, जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। हम फ्लोर को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं और मेरे साथ स्वप्निल है। स्वप्निल, एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Am I audible? Yes, very much. Yes. पहला, there are almost 800 questions and feedbacks and suggestions, sir. So probably we will not be take all of them. चार पांच ले पाएंगे हम लोग। Yes. तो मैंने थोड़े important question jot down किए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इक्विटी तो रिस्की है और एट दिस लेवल, जबकि मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं और मार्केट ऊपर जा रहा है, एट दिस लेवल इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बैंक एफडी जो सेफ है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? वहां तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई इक्विटी रिस्की है और एफडी रिस्की नहीं है और मुझे रिस्क लेना नहीं है, इसीलिए मुझे एफडी में 6% मिलेगा, कम मिलेगा चलेगा, बट फिक्स तो है, रिस्क तो नहीं है, मुझे रात को नींद तो आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले एफडी रिस्की है वो पहले समझ लेते हैं और बाद में ये समझते हैं कि इक्विटी रिस्की नहीं है। एफडी इसलिए रिस्की है, तो पहले तो कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी भी बैंक में एफडी करोगे तो वो पैसा आपको मिलेगा ही। पहले 1 लाख तक का कैपिटल गारंटेड था, अभी वो 5 लाख बढ़ के हो गया है। लेकिन अगर आपने 50 लाख का एफडी किया है और बैंक कोई कारण से डिफॉल्ट जाती है, आपको 5 लाख का ही गारंटी है। देयर इज नो गारंटी दैट। अब ऐसा किस हालत में हो सकता है? तो ऐसा बैंक, क्योंकि जैसा मैंने आगे भी बताया, अल्टीमेटली बैंक बिजनेसेस को लोन देती है। अगर बिजनेस सारे बिजनेसेस इंडिया में अच्छा नहीं करेंगे, सारे बिजनेसेस इंडिया में किंगफिशर हो गए या सारे बिजनेसेस इंडिया में रिलायंस पावर हो गए, तो बिजनेसेस बैंक को लोन कैसे चुकाएंगी? और बिजनेसेस अगर बैंक को लोन नहीं चुकाएंगी तो आपका एफडी कैसे पकेगा? राइट। सो आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं, कुछ बिजनेसेस तो अच्छा करेंगे ना। तो अगर कुछ बिजनेसेस अच्छा करेंगे तो आपके पास 2 चॉइस है। थ्रू बैंक आप उस बिजनेस में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हो, आप उस बिजनेस में थ्रू म्यूचुअल फंड भी पार्टिसिपेट करोगे। बैंक थ्रू करोगे तो बैंक आपको 6, 6.5 ही देगा। थ्रू म्यूचुअल फंड करोगे तो जो बिजनेस, वो बिजनेस अल्टीमेटली जो रिटर्न कमाएगा अपने बिजनेस पे, वो रिटर्न आपको मिलेगा। सो पहला पॉइंट, बैंक इज रिस्की। अगर बिजनेसमैन लोन, सारे बिजनेसमैन इंडिया में अगर लोन नहीं चुकाएंगे तो पैसा आपका नहीं पकेगा।
अब इक्विटी रिस्की है मानता हूं, बट बहुत सारी चीजें इंडिया में रिस्की, बहुत सारी चीजें जीवन में रिस्की है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो गाड़ी चलाना। अब हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में दिन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और 1-2 लाख लोग दिन में इन अ नॉर्मल सिचुएशन एक्सीडेंट से मरते होंगे, बट फिर भी हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो रिस्क लेते हैं, बट उस रिस्क को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई स्पीड कंट्रोल करके चलाते हैं, या रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करते हैं, सिग्नल पे खड़े रहते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं। सिमिलरली इक्विटी इज रिस्की, बट उस इक्विटी के रिस्क को मैनेज करा जा सकता है। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, थ्रू एक्सपर्ट जाइए, मतलब थ्रू म्यूचुअल फंड्स जाइए, रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। ये सारे तरीके हैं जिससे आप इक्विटी का रिस्क मैनेज कर सकते हो। सो देखने का नजरिया है क्या रिस्की है, क्या रिस्की नहीं है। एफडी जो रिस्की नहीं लगता है वो रिस्की हो सकता है, और इक्विटी जो रिस्की लगता है वो एक्चुअली रिस्की नहीं हो सकता है अगर आप उसको ठीक से मैनेज करो। और एक चीज, एफडी में इन्वेस्ट करके, सेफ इन्वेस्टमेंट में जगह पे इन्वेस्ट करके गोल अचीव ना होना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा रिस्क है देन टेकिंग द रिस्क ऑफ इक्विटी एंड गोल अचीव होने के चांसेस बढ़ जाना। मेरे ख्याल से ये दोनों चॉइस है जो एक इन्वेस्टर को अपनाना है। ज्यादातर लोग इंडिया में दूसरा चॉइस ही ले पाएंगे, एंड दैट इज टेकिंग द रिस्क ऑफ इक्विटी, मैनेजिंग इट और गोल को अचीव करने के चांसेस को बढ़ाना। स्वप्निल। ओके, थैंक यू सर। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं कितना इक्विटी में निवेश करना चाहिए, इसका कोई थंब रूल है या फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना डालना चाहिए? राइट, सो उसके लिए जैसे मैंने बोला एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है, जो आपके गोल्स को समझेगा, आपको समझेगा, आपके स्वभाव को समझेगा, आपकी जरूरतों को समझेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक राइट एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने बोला एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, एक राइट एसेट एलोकेशन आइडेंटिफाई करके देगा। सो वो हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है कितना इक्विटी। स्वप्निल। ओके, तीसरा कौन हो सकता है? तो जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ डिस्कस करिए। आई एम श्योर दे विल फाइंड यू द राइट एसेट एलोकेशन या राइट इक्विटी इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओके, थर्ड क्वेश्चन सर कि आजकल बहुत सारे ग्लोबल फंड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन अ ग्लोबल फंड एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट? 2 पॉइंट बोलूंगा मैं। पहली पॉइंट के जैसे मैंने बोला, कौन सा शेयर लेते हो, कौन सी स्कीम लेते हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करती है। आप क्या करते हो वो ज्यादा मैटर करता है, और आप क्या करते हो वो मैटर करता है बेस्ड ऑन आपका एडवाइजर कैसा है। सो स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हो उस स्कीम के साथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका एडवाइजर कैसा है। एट द सेम टाइम अगर इसका डायरेक्ट जवाब देना है तो आप ग्लोबल में इस वजह से इन्वेस्ट करते हो कि भाई पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, तो वो वजह गलत है। बट आप ग्लोबल में इस वजह से इन्वेस्ट करते हो कि डाइवर्सिफिकेशन करना है। आप ग्लोबल में इसीलिए इन्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे मेरे बच्चे को आगे जाके यूएस पढ़ने भेजना है, तो मेरा करेंसी का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, तो वजह सही है। स्वप्निल। ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है कि इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट दिस मार्केट लेवल, बिकॉज मेरा 3-4 साल का एसआईपी का रिटर्न या लमसम का रिटर्न फिर भी आज पिटा हुआ है, तो आप फिर भी मुझे इस माहौल में इक्विटी एडवाइस करोगे क्या? ग्लोबल पैंडेमिक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैश ट्रैप है, तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो। सर बिजनेसेस अच्छे हाल में और बुरे हाल में हमेशा, मतलब अच्छा टाइम बुरा टाइम बिजनेसेस का ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, पास्ट में भी बुरा टाइम बिजनेसेस का आया है, बट स्टिल बिजनेसेस हैव ग्रोन बिकॉज बिजनेसेस आर रन बाय ह्यूमंस, और ह्यूमंस 10,000 साल से ग्रो ही कर रहा है, राइट, एंड हेंस बिजनेसेस विल अल्टीमेटली ग्रो।
छोटे मोटे टफ टाइम फॉर बिजनेसेस आते रहेंगे, पिछले 40 साल में भी आए हैं, बट स्टिल इक्विटी हैज क्रिएटेड वेल्थ. स्वप्निल. Okay. Next question is, sir, what will you recommend to invest, lump sum or monthly investment? Okay. सर आपके पास हर महीने पैसा आने वाला है, तो ऑब्वियसली एसआईपी आप एक साथ लगा ही नहीं सकते हो, बिकॉज आपके पास पैसा है ही नहीं. बट अभी आपके पास पैसा है, राइट? सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ एडवाइजर के साथ आप डिस्कस करिए जो आपको समझेगा, एंड बेस्ड ऑन योर करंट पोर्टफोलियो, योर नेचर, आपको वो सजेस्ट करेगा कि वो 10 लाख रुपए जो आपके पास अभी है वो एक साथ लगा देने चाहिए, या 6 महीने में डिवाइड करना चाहिए, या एक असेट एलोकेशन करना चाहिए. डिपेंड, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसका आंसर अलग अलग हो सकता है, एंड योर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर कैन गाइड यू प्रॉपरली. ठीक है. There is a lot of discussion going on online investment. Is it really safe to invest in mutual fund through online? What are the advantages? वेरी मच सेफ. सो अगर आप एनजे पार्टनर के थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करना चाहते हो, आप एक एनजे ईवेल्थ अकाउंट खोल रहे हो, और इट्स वेरी सेफ. Okay. Yeah. And last question कि other than mutual fund, इसको मैं correlate कर रहा हूँ. There are two questions. So other than mutual fund, what are the products which NJ Wealth Advisor can offer me in order to fulfill my financial goals? And second question ऐसा है कि I'm a retired person and I'm a senior citizen. So what will you recommend for a senior citizen to how they should invest? राइट. सो अगेन सीनियर सिटीजन में रेकमेंड जरा भी नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअल बेसिस पे, बिकॉज अगेन वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है. एक बंदा 60 साल का है, 70 साल का है, और घर चलाने जितना पैसा है, उसके लिए एडवाइस अलग हो सकता है. और एक बंदा 70 साल का है, करोड़ोपति है, एडवाइस अलग हो सकती है, राइट? सो आई विल नॉट बी एबल टू रेकमेंड वन पर्टिकुलर प्लान फॉर ऑल दी सीनियर सिटीजन. और दूसरा क्या था उसी के अंदर, पहला क्वेश्चन क्या था स्वप्निल, भूल गया मैं. What are the other products as other products like आपको मैंने इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस आपको मिल सकता है. उसके अलावा गोल्ड फंड्स है, या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. उसके अलावा बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETFs में इन्वेस्ट कर. These are all the options that an NJ Wealth financial product distributor offers. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन ले सर. Yeah, sure. Okay. So the लास्ट क्वेश्चन है कि भाई आपने सब अच्छी ही चीजें बताई है इक्विटी के बारे में, सब ग्रीन डेटा बताया है. व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इनटू द इक्विटी? बिकॉज हम जब भी सुनते हैं तब मैक्सिमम लोग इक्विटी के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, और आप बोल रहे हो कि इक्विटी रिटर्न कमा के देता है. तो इसमें जो सुनने में आया और आपने बताया, इसमें थोड़ा ये है. तो ये मैंने डिस्कस किया था, व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी. दे डोंट ट्रीट इक्विटी एज अ बिजनेस. वो ये मानते ही नहीं है कि मैं इक्विटी में हिस्सा ले रहा हूँ, किसी बिजनेस में हिस्सा ले रहा हूँ. दे ट्रीट इक्विटी एज लक या गैम्बलिंग या सट्टा. एक ये कारण है क्यों लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते. शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में पैसा लगाओगे, पैसा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा. टिप्स ले ली किसी से, पैसा नहीं बनेगा. खुद इक्विटी में चले गए. आज अब ये अभी ट्रेंड चल रहा है लोगों में शेयर खरीदने का, डायरेक्ट इक्विटी खरीदने का. उनको पूछो कि भाई जो शेयर खरीदा है उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में 5 चीजें बोल, तो 5 चीजें तो दूर की बात है, शायद 2 चीजें भी नहीं बोल पाएंगे. शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो कंपनी किस बिजनेस में है. सो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना तो बहुत दूर की बात है. मैनी डोंट नो कि वो कंपनी किस बिजनेस में है. हेंस पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी. दे ट्राई टू टाइम द मार्केट, हेंस पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी. मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, रोज वैल्यूएशन देखेंगे. दे डोंट मेक मनी इन इक्विटी, एंड दे चेज रिटर्न.
hence they don't make money in equity. और सबसे बड़ा रीजन, they don't manage their emotions, they don't control their behavior, hence they don't make money in equity. स्वप्निल, ओके, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा एसआईपी पिछले 2-3 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो शुड आई इक्विटी फंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल, और ये एग्जांपल के तौर पे ही लेना, जरा भी इंडिकेशन नहीं है कि ये रिटर्न ये फंड में आ सकता है आगे जाके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सितंबर 1999 में एसआईपी शुरू की होती, 1 साल के बाद का रिटर्न 7% है, 2 साल के बाद का रिटर्न -32% है, 3 साल के बाद का रिटर्न -9% है। इन्वेस्ट रेगुलरली करते गए, इमोशंस को मैनेज किया, जल्दी शुरू किया इसीलिए टाइम दिया, 20 सालों में 17.5% का रिटर्न है और वेल्थ क्रिएट किया है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया 27,000 यूनिट्स अभी तक इकट्ठा की है, पहले 5 सालों में उन 27,000 में से 19,000 यूनिट्स इकट्ठा किए, 19,500 यूनिट्स इकट्ठा किया। ओके सर, फाइन, वी कैन कंक्लूड नाउ। Thank you all, thank you Swapnil and thank you all the NJ partners, thank you investors समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये 7 आदतें आप समझे होंगे और समझने से ज्यादा इनको आप अमल में लाओगे ताकि आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन पाओ और अपने जीवन के ज्यादातर फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।